वक्रतुंड एक वैदिक छंद है जो कहता है एकम सत, वह है भगवान केवल एक है, वह परमेश्वर है। उनके पास दुनिया को चलाने के लिए 3 देवता हैं। इसे पवित्र त्रिदेव के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा निर्माता स्वर्ग में रहता है, विष्णु शिरकतकर्ता क्षीर सागर में रहता है, शिव वीरभद्र वीर वीरभद्र भद्र वीर शोधक भूमि पर रहता है। शिव इसका मतलब है शुभ, शुद्ध भी। शिव जिसे रुद्रक महादेव, भोलेनाथ, शंभु, शंकरा, महेश, हरा, विश्वेश्वर, नीलकंठ, पशुपति, गंगाधारा, उमापति, नटराजा, ओमकारा, भैरव, वीरभद्र, शर्भा के नाम से भी जाना जाता है। 4 पवित्र वेदों ने भगवान शिव की प्रशंसा की। ऋग्वेद कहते हैं वह सभी प्राणियों में है, उनकी आत्मा जो सभी में है। यजुर्वेद कहते हैं वह शुद्ध चेतना है और वह प्रकृति की 3 स्थितियां हैं। सामवेद कहते हैं आंखें नहीं है, नहीं शब्द मन, वह ज्ञात और अज्ञात से ऊपर है। अथर्ववेद कहते हैं वास्तव में वह सभी प्राणियों का अंतरिक्ष है। सूर्य और चांद उसकी आंखें, आग उसका सिर है, हवा उसकी सांस है, अंतरिक्ष उसके कान हैं, ब्रह्मांड उसका दिल है, दुनिया अपने पैरों से उत्पन्न हुई है। वेद उनके भाषण हैं। वह एक योगी है, वह एक नर्तक है, वह एक चिकित्सक है, वह अर्धनारी है, वह एक अघोरी है, घर गृहस्थ हैं, तीसरी आंख, अर्धचंद्राकार चांद, उलझा हुआ जटा, नीलकंठ, पवित्र गंगा, राख, बाघ की खाल, त्रिशूल, डमरू, नंदी, वह सभी प्राणियों की आंतरिक आत्मा है। वह अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत में रहता है। जीव से शिव तक की इस अविस्मरणीय यात्रा में आप सबकी स्वागत है। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली। अत्यंत गर्मजोशी से जयकारा लगाने वाले यह समूह भारत सरकार द्वारा आयोजित 2016 कैलाश मानसरोवर यात्रा 15वां बैच के लिए चुने हुए तीर्थ यात्री है। भारत सरकार हर साल चीन सरकार के साथ मिलकर तिब्बत में स्थित पवित्र कैलाश मानसरोवर परिक्रमा के लिए यात्रा आयोजन करती है। हर वर्ष जून से सितंबर का बीच चलने वाली इस यात्रा के लिए 18 से 70 साल के आयु वाले भारत नागरिकों से मार्च के महीने में ऑनलाइन पंजीकरण स्वीकार करता है। पंजीकरण किया हुआ व्यक्तियों को लॉटरी पद्धति द्वारा चयन किया जाता है। चयन किया हुआ लोगों को अधिकतम 50 यात्री से कुल 18 बैचेस गठन करते हैं। हर बैच में केंद्र सरकार के सेक्रेटरी स्तर के 2 लाइसेंस अफसर भी नियुक्त करते हैं। पंजीकरण, चयन और मेडिकल की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। चयनित व्यक्तियों को मेडिकल टेस्ट और वीजा प्रक्रिया के लिए बैच के अनुसार दिल्ली बुलाया जाता है। दिल्ली में रिपोर्ट करने के बाद पहले दिन यात्रियों को चिकित्सा परीक्षणों के लिए दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट ले जाते हैं। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट हर व्यक्ति का सख्त चिकित्सा परीक्षण करती है। यह इस सेवा के लिए न्यूनतम शुल्क वसूलते हैं। वे रक्त, मूत्र, बीपी, शुगर, ईसीजी, ट्रेडमिल जैसे बुनियादी परीक्षण और हार्ट और लंग्स की एडवांस जांच करते हैं। संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक बताते हैं कि उच्च ऊंचाई और पर्वत बीमारी और अन्य चिकित्सा आपात स्थितियों में कैसे निपटना है। हम इस उत्कृष्ट सेवा के लिए दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट का प्रशासन को आभार प्रकट करते हैं। दूसरे दिन सभी को आईटीबीपी दिल्ली शिविर में मेडिकल रिपोर्ट साझा करने के लिए जाते हैं। उत्तराखंड राज्य में धारचूला से लिपुलेख पास तक की सीमावर्ती पहाड़ इलाके आईटीबीपी मिर्थी बटालियन पुलिसिंग के तहत आता है। यही कारण है कि आईटीबीपी तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य और
सुरक्षा की कुल जिम्मेदारी लेता है। चिकित्सा अधिकारी DHLI द्वारा साझा की गई प्रत्येक चिकित्सा रिपोर्ट की जांच और सत्यापन करते हैं। यात्री से इसके लिए न्यूनतम शुल्क लेता है और किसी भी पूर्व बीमारियों और दवाओं के बारे में पूछताछ करते हैं। चिकित्सा अधिकारी उन व्यक्तियों को वापस भेजते हैं जो चिकित्सकीय रूप से यात्रा के लिए फिट नहीं हैं। ऐसा होता है कि बहुत से प्रत्याशी चिकित्सा परीक्षणों में असफल होते हैं और भारी दिल से वापस लौटते हैं, यह सोचकर कि यही शिवजी का इच्छा है, और पूरे यात्रा में चिकित्सा देखभाल की सलाह देता है। वे पहाड़ों और उच्च ऊंचाई में चिकित्सा आपात स्थितियों में निपटने के लिए CPR और अन्य प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण भी देते हैं। जो चिकित्सा परीक्षण पारित करते हैं उन लोगों में खुशी बहुत अधिक होता है और वह इस सफलता के लिए भगवान शिव को बार बार नमन करते हैं। और उन भाग्यशालियों में मैं भी एक हूँ। तीसरे दिन जिन्होंने चिकित्सा परीक्षण पारित किया है उन्हें विदेशी मंत्रालय लेकर जाते हैं। 2 सीमावर्ती देशों में हाई अल्टीट्यूड इलाके और अप्रत्याशित मौसम की स्थिति में स्थित होने के नाते कई सरकारी एजेंसियां इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। दिल्ली सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा समिति सहयोग से गुजरात समाज भवन में ठहरने और भोजन के साथ तीर्थयात्रियों की मेजबानी करती है और यह निःशुल्क सेवा है। उत्तराखंड सरकार के कुमाऊं मंडल विकास निगम भारत की क्षेत्र यात्रा के दौरान परिवहन, भोजन और आवास की देखभाल करते हैं। यह प्रत्येक यात्री से इसके लिए न्यूनतम शुल्क लेता है। जिन्होंने चिकित्सा परीक्षण पारित किया है उन यात्री के लिए दिल्ली में स्थित चीन का दूतावास ग्रुप वीसा जारी करती है। यह इस सेवा के लिए न्यूनतम राशि चार्ज करती है। विदेशी मंत्रालय यात्रियों को यात्रा के दौरान विदेश में लेने वाली अनुशासन आचरण के बारे में समझाती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम वीजा जारी किए गए तीर्थयात्रियों से यात्रा के दौरान लगने वाले शुल्क एकत्र करते हैं। जटिल मुद्दे में से एक है। यात्रा के दौरान पैकिंग और अनपैक करना बहुत परेशान करने वाली बात है। सबसे पहले पैकिंग के लिए एक बोरी चाहिए होता है। उसमें 3 अलग अलग पैकिंग करना पड़ता है। एक दिल्ली से गुंजी तक, दूसरा गुंजी से चीन तक जिसमें कैलाश परिक्रमा और मानसरोवर में उपयोग होने वाले, तीसरा वापसी यात्रा में दिल्ली तक। हर जरूरी सामान एवं कपड़ा एक प्लास्टिक बैग में लपेटना चाहिए। इन 3 पैकेटों को एक बड़ा बोरी में रखकर रस्सी से कस के बांधना पड़ता है। पूरी तरह से बंधा हुआ इस बैग पर अपना नाम, बैच नंबर और यात्री संख्या लिखकर लगेज टीम को सौंप देना पड़ता है। दिल्ली सरकार द्वारा भजन संध्या आयोजन किया जाता है जिसमें प्रमुख भजन गायक अपने भजन और कीर्तन के साथ क्षेत्र को भक्तिभाव से भर देते हैं। सभी यात्री और उनके परिवार एवं प्रियजनों के साथ भक्ति और उल्लास से झूम उठते हैं। दिल्ली सरकार चयन किया हुआ यात्रियों को सहायक धन राशि भी प्रदान करती है और प्रीति भोजन के साथ मंगलमय यात्रा के शुभ कामना करती है। इस सेवा के लिए दिल्ली सरकार और कैलाश मानसरोवर यात्रा समिति का आभार प्रकट करते हैं। यहाँ पर हम चीन में उपयोग करने के लिए वह का करेंसी युआन खरीदना होता है। साथ में यात्रा दौरान जिम्मेदारी के लिए यात्रियों में से ट्रांसपोर्ट समिति, फूड समिति, पूजा समिति जैसा अलग अलग समिति संगठित करना पड़ता है। इसके अलावा प्रत्येक यात्री एक बैकपैक जिसमें रोजमर्रा की जरूरी चीज रखने के लिए एक वेस्ट पाउच जिसमें नगद, पासपोर्ट जैसा बहुत जरूरी चीज संभाल के रखने के लिए चाहिए होता है। मेरी इस अंतर्मुखी यात्रा में प्यार, शुभकामनाएं एवं सहयोग के लिए मेरी पत्नी एवं संतान को, मित्र बंधुगण को कैलाश मानसरोवर यात्रा वर्ष 2014-10 व बैच एवं वर्ष 2015-18 व बैच को आभार प्रकट करता हूँ। जय जय शंकर शिव शिव शंकर, जय जय शंकर शिव शिव शंकर। आज का सुबह वह दिन लेकर आई है जिसके लिए महीनों से प्रतीक्षा थी। जय जय शंकर शिव शिव शंकर। यात्रा होने के बावजूद पहली बार जैसा दिल में आनंद और कृतज्ञता लिए परम पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला कदम। जय जय शंकर मेरे इस शिव कदम के शिव पीछे स्वर्गीय माता पिता के साथ साथ
न जाने कितने पीढ़ी पूर्वज, पितृ देवताएं, कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवताओं की संकल्प है। मुझे उम्मीद है मेरी यात्रा की हर कदम उनके संकल्प पूर्ति हेतु होगा। जय जय शंकर शिव शिव पहला दिन यात्रा पड़ाव अल्मोड़ा है। शिव कहते हैं, जहाँ न अमृत न विष, न सुख न दुख, न स्वर्ग न नर्क, वही परमानंद है। उसी परमानंद तक की यात्रा है तुम्हारी। यह यात्रा आनंद की सान्निध्य की है। यह यात्रा सान्निध्य की आनंद की है। इस यात्रा में मैं प्रतिपल तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ढूंढो मत, केवल पहचानो। तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम। कुमाऊं मंडल विकास निगम यात्रियों का सुविधा और लगेज के लिए विभिन्न वाहन उपलब्ध करवाता है। जैसा यात्रा प्रारंभ होती है, सबकी दिल में इस परम पवित्र यात्रा करने की संकल्प से लेकर रजिस्ट्रेशन, सिलेक्शन, मेडिकल टेस्ट जैसे सभी महत्वपूर्ण घटनाएं आश्चर्यजनक लगता है और उनका पीछे की अदृश्य शक्ति की एहसास होता है। शायद वही शिव है। यात्रा मार्ग में कई संस्थाएं स्वागत समारोह निर्वाह करते हैं। ऐसा ही एक हमको गाजियाबाद में देखने को मिलता है। अखिल भारत कैलाश मानसरोवर यात्रा समिति एक भव्य स्वागत समारोह का आयोजन करती है। इस संगठन कई वर्षों से ऐसी स्वागत समारोह का परंपरागत आयोजन कर रही है। मंत्र मुग्ध करने वाली भगवान शिव, माता पार्वती के नृत्य प्रदर्शन, गीत भजन के साथ सभी यात्रियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस ग्रुप के सबसे बुजुर्ग, सबसे युवा, सभी दंपतियों को विशेष भेंट के साथ अभिनंदन करना मन को प्रसन्नता से भर देती है। अभिनंदन सभा के उपरांत सुबह का अल्पाहार प्रदान करते हैं। हम इस भव्य आतिथ्य के लिए समिति को दिल से आभार प्रकट करते हैं। यहाँ से हमारा यात्रा पवित्र गंगा नदी पार करके दोपहर तक उत्तराखंड राज्य में स्थित खातगोदम पहुँचती है। यहाँ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल विभाग के ओर से यात्रियों का पारंपरिक शैली से भव्य स्वागत किया जाता है। सांप्रदायिक पोशाक और सांस्कृतिक संगीत इस आयोजन का विशिष्ट आकर्षण है। भगवान शिव के स्तुति भजन गाने वाले इन युवा संगीतकार के मधुर आवाज मंत्रमुग्ध कर देती है। निगम के ओर से ग्रुप फोटो सेशन और दोपहर का भोजन के बाद यात्री आगे की सफर के लिए रवाना होते हैं। अलग अलग संस्थाओं से किए जाने वाली इन स्वागत समारोह से यात्री प्रसन्न होते हैं। यहाँ से पहाड़ी क्षेत्र आरंभ होता है, जिस कारण लंबी बस बदलकर दो छोटे बसों में सफर करना पड़ता है। खातगोदम से अल्मोड़ा का सफर संकरी रास्तों से होकर गुजरती है। बादलों से ढका हुआ पर्वत श्रेणी, बारिश से भीगा हुआ रास्ता, पहाड़ों से गिरने वाले पानी का झरने, आसपास का पहाड़ों का दृश्य आह्लादजनक होता है। मन शांत और एकाग्र होने लगता है। इस बीच हमें श्री नीम करोली बाबा जी का आश्रम कैंची धाम का दर्शन भाग्य मिलता है। कैंची धाम अनेक स्थानीय, जातीय और अंतर्जातीय भक्तों, आध्यात्मिक जिज्ञासु के लिए लोकप्रिय है। आश्रम के दर्शन के पश्चात यात्री चाय नाश्ता का आनंद लेते हैं। कल तक जो अनजान थे, आज एक दूसरे को परिचय बनाते हैं। यह पहचान और परिचय आगे के यात्रा में सहयोगी बनते हैं। चाय नाश्ता के बाद आगे की अल्मोड़ा तक की यात्रा संकरी पहाड़ी रास्ते होके गुजरती है। अल्मोड़ा उत्तराखंड राज्य का एक जिला मुख्यालय है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इतिहास में इस जगह का बहुत बड़ा योगदान है। प्राचीन काल से पूर्व स्वतंत्रता तक अल्मोड़ा साम्राज्य का राजा कैलाश मानसरोवर यात्रा समिति द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजित किया जाता था। जैसे अभी दिल्ली में रिपोर्ट करते हैं, उस समय यात्रा के लिए आवेदन, पंजीकरण, जमावड़ा एवं उत्तर प्रत्युत्तर अल्मोड़ा से हुआ करता था। लगभग 15 घंटे की सफर के बाद यात्री अल्मोड़ा पहुंचते हैं। रात्रि का विश्राम के लिए इन यात्री निवास में होता है।
यात्रा का दूसरा दिन का सफर अल्मोड़ा से धारचूला तक का है। दूसरा दिन का सुबह बहुत ही हसीन था। बादलों से ढका हुआ आसमान, हल्का बारिश से भीगा हुआ पेड़, पानी के बूंदों से भरा हुआ पौधे, पत्ते एवं फूल इस सुबह को बेहद रमणीय बना रहे हैं। निगम के द्वारा दिया हुआ सुबह का चाय पीकर दूसरा दिन का सफर शुरू होता है। थोड़े दूर सफर के बाद अल्मोड़ा शहर के बाहरी क्षेत्र में एक असाधारण मंदिर पड़ता है। इस मंदिर का मुख्य देवता गोलू बाबा है। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव का प्रतिरूप और न्याय का देवता मानते हैं। यहाँ का आसपास के लोग अपना न्यायिक समस्याएं जैसे कि कोर्ट कचहरी, जमीन विवाद, पारिवारिक विवाद, नौकरी इत्यादि छोटा बड़ा समस्याओं का समाधान के लिए अर्जी का पत्र मंदिर में समर्पित करते हैं। ऐसे हजारों संख्या में अर्जी के कागज, कोर्ट पेपर्स मंदिर में बंधा हुआ देखा जा सकता है। समस्या का समाधान मिलने के बाद भक्तगण बाबा को घंटा समर्पित करते हैं। इसी तरह समस्या हल होने के पश्चात समर्पित किया हुआ बहुत सारे छोटे मोटे घंटे भी देखा जा सकता है। गोलू देवता का दर्शन करके सफल यात्रा का कामना करके यात्री अपना यात्रा फिर शुरू करते हैं। अनादिकाल से चल रही कैलाश मानसरोवर यात्रा एक साधारण यात्रा नहीं है, किंतु यह परम पवित्र यात्रा है जो देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत जैसे धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति पाने वाले, भक्ति कर्म एवं क्रिया योग से आत्मज्ञान पाने वाले महानुभवी अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति का प्राप्ति हेतु मुक्ति प्रदाता भगवान शिव का निवास स्थान हिमालय पर्वतों में स्थित कैलाश पहुंचने वाली असाधारण यात्रा है। सुबह का नाश्ता रास्ते में स्थानीय होटल में होता है, जो कि स्थानीय पाक शैली में स्वादिष्ट होता है। योग मान्यता के अनुसार उत्तर दिशा की यात्रा कुंडलिनी की जागृति का प्रतीक होता है। हिमालय पर्वत श्रेणी को आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैलाश यात्रा के लिए चुने गए हर एक यात्री न कि भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से चुने जाते हैं। हर वर्ष जुलाई से सितंबर के महीने तक चलने वाली इस यात्रा के शुरुआत में बारिश का मौसम होता है। ऐसे में भूस्खलन का खतरा बना रहता है। कई बार खराब मौसम के चलते हादसे होते हैं, यात्रा स्थगित करना भी पड़ता है। ऐसे परिस्थितियों में स्थानीय प्रशासन के सहयोग अत्यंत सराहनीय होता है। जैसे कि हमें पता था कि अल्मोड़ा राज्य से किए जाने वाली कैलाश यात्रा पड़ोसी राज्य अस्कोट को सौंपा जाता था। अस्कोट राज्य का सीमा उत्तर में तिब्बत से साझा करने के साथ साथ व्यापारिक संबंध भी रखते हैं। अस्कोट के सेना लिपुलेख तक का भयानक जंगल, दुर्गम पर्वत, अप्रत्याशित मौसम, डाकू डकैती जैसे स्थितियों का सामना करने में सक्षम होते थे। इसी कारण इनको आगे की यात्रा का जिम्मेदारी दिया जाता था। पूर्व काल का अस्कोट सेना का कर्तव्य वर्तमान काल में ITBP निभा रही है। दीदीहट में निगम का यात्री निवास में यात्रियों का पारंपरिक स्वागत होता है। यहाँ पर दोपहर का भोजन का व्यवस्था भी आयोजन होता है। यह ITBP 7वीं बटालियन का मिर्थी कैंप है। यहाँ पर यात्रियों का भव्य स्वागत होता है। स्वागत में सभी उच्च अधिकारी बैंड बाजा सांस्कृतिक नृत्य के साथ यात्रियों का स्वागत में उपस्थित होते हैं। अगर आप पहला बैच में यात्रा कर रहे हो तो अस्कोट का राजा अपना परिवार के साथ स्वयं यात्रियों का स्वागत करता हुआ परंपरा का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफिसर्स यात्रियों का स्वागत में भोजन जलपान का व्यवस्था करते हैं। आगे की यात्रा में और तिब्बत में लेने वाली सावधानियां समझाते हैं। यहाँ पर हर एक ग्रुप का फोटो सेशन होता है। एक फोटो कैंप के ऑफिस में लगते हैं।
एक फोटो हर एक यात्री को वापसी में देते हैं। यह फोटो आगे जाके एक जिंदगी भर का याद बन जाता है। कई यात्री अपना घर व ऑफिस में फ्रेम करके रख लेते हैं, तो कोई अपना लाइफटाइम मेमोरीज एल्बम में। यहाँ का संग्रहालय में प्राचीन काल में यात्रियों द्वारा कैलाश यात्रा संबंधित लिखा हुआ उत्तर प्रत्युत्तर, कई दुर्लभ तस्वीर, प्राचीन संग्रह जैसे पुरावस्तु देख सकते हैं। जैसा जैसा सूरज ढलता है, पहाड़ों का रास्ता कठिन होता जाता है। रात होने पर जंगली जानवर का भी सामना हो सकता है। रास्ते में रोड ब्लॉक्स, लैंडस्लाइड्स जैसे अवांछनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार यात्रियों को ही सड़क में पड़ी अवरोध हटाना पड़ता है। लगभग 250 किलोमीटर 16 घंटे का सफर के बाद यात्री भारत नेपाल सीमावर्ती शहर धारचूला पहुंचते हैं। धारचूला भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के तट पर बसी यह शहर पूर्व काल से कैलाश मानसरोवर यात्रा, आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा का प्रमुख पड़ाव बना रहा। यहाँ से आगे की रास्ता पहाड़ी और संकरी होने के कारण यात्रियों को छोटा वाहन से कुछ दूर तक लेके जाते हैं। वजन किया हुआ लगेज को सड़क सुविधा न होने के कारण कचर या छोटा घोड़ों से ऊपर ढोके ले जाते हैं। यहीं पर अनुरोध किया हुए यात्री को पोर्टर का भी चयन किया जाता है। जैसे कि पहाड़ी इलाके में रोजगार का सीमित स्रोत होते हैं। हर साल कैलाश यात्रा स्थानीय युवा के लिए प्रमुख रूप से रोजगार प्रदान करती है, जैसे कि पोर्टर, पोनी हैंडलर, लगेज करियर, जीप ड्राइवर, कैंप में सहायक और अन्य रूप से। भारत और नेपाल के बाजू के स्थानीय लोगों में पारिवारिक रिश्ता, व्यापार और वृत्ति संबंधित मजबूत रिश्ते हैं। इसीलिए यह यात्रा दोनों बाजू नागरिक के लिए रोजगार प्रदान करती है। यात्रा मार्ग का दृश्य बेहद अद्भुत होता है। एक तरफ भारत, दूसरा तरफ नेपाल की सुंदर पहाड़ और इन दोनों को विभाजित करते हुए काली नदी। दोनों बाजुओं की पर्वत चोटियों से अनियंत्रित बहने वाले झरने अद्भुत एवं आश्चर्यजनक होता है। यहाँ से बाई ओर नारायण आश्रम, धर्म वैली और पंचाचूली पर्वत श्रेणी जाने का मार्ग है। ये स्थान पर धर्मा वैली का पंचाचूली ग्लेशियर्स से धौली गंगा, व्यास वैली से काली नदी का संगम होता है। नारायण आश्रम रास्ता कट जाने से आज का हमारा कैंप शिरका में होगा। धारचूला से शुरू हुई एडवेंचरस जीप जर्नी यहाँ पर समाप्त होता है। रास्ते में बड़ा लैंडस्लाइड होने के कारण कोई भी वाहन पांगला से आगे नहीं जा सकता है। चलिए अपना अपना झोला उठाकर शंकर भगवान की जय। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पैदल यात्रा अब शुरू होता है। सभी यात्री जिसने पोर्टर किया हुआ है वे अपने बैकपैक उनको सौंपकर, शूज लेस टाइट बांधकर, गले में आईडी कार्ड पहनकर, हाथ में छड़ी लेकर, सर पे हैट, आंखों पे गॉगल्स पहनकर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे की ओर चल पड़ते हैं। पांगला काली नदी के किनारे पर चारों ओर पहाड़ों से घेरा हुआ एक छोटा सा गांव है। यह पर्वतों का निचले इलाका है जहां पर वर्षा ऋतु की फसल चावल, ज्वार, मकई, पशु के लिए चारा उगाया जाता है। स्टेप फार्मिंग एक ऐसी खेती पद्धति है जो पानी की धाराओं की मदद से मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पहाड़ियों में आम है।
इस इलाके में चरणबद्ध खेती देख सकते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा ट्रैकिंग रूट बहुत कठिन श्रेणी में गिना जाता है। लगभग 1 महीना तक अलग अलग ऊंचाई स्तर, अलग अलग मौसम की स्थिति और अलग अलग देशों में चलने वाली इस यात्रा शुरू होने से पहले 2-3 महीनों के पहले से ही शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रथाओं द्वारा, जैसे कि वॉकिंग, रनिंग एक्सरसाइजेस, पुशअप्स, चेस्ट एंड लंग्स एक्सपांशन टेक्निक्स, हाइकिंग के साथ साथ वेजिटेरियन डाइट और लिक्विड इनटेक, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन कंट्रोल, पूजा पाठ, धर्म, भक्ति भरे आचरण, ध्यान, योग, आसन जैसे आध्यात्मिक प्रक्रिया जैसे प्रैक्टिसेस करना पड़ता है। जैसा कि आपका धारचूला से कछर से ढोके ले जाने वाला लगेज 2-3 दिन में एक बार मिलता है। इन दिनों का जरूरत के लिए उपयुक्त कपड़े जैसे ट्रैकिंग पैंट्स, टी शर्ट्स, स्वेटर, रेनकोट, मंकी कैप, स्लीपर्स, टॉर्च, वाटर बोतल, इमरजेंसी मेडिसिन्स एवं पर्सनल मेडिसिन्स इत्यादि बैकपैक में कैरी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक वेस्ट पाउच जिसमें नगद, पासपोर्ट, अत्यावश्यक डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ता है। पांगला से सिरखा लगभग 7 किलोमीटर का दूरी पर है, जो 4 से 5 घंटे की पैदल यात्रा है, जिसे में 2 छोटे छोटे गांव पार करना पड़ता है। अगर आप पोर्टर को हायर किया है तो पूरी यात्रा दौरान आपका बैकपैक उठा लेते हैं। आपको व्यक्तिगत मदद जैसे कि ट्रैकिंग में हाथ पकड़कर चलना, पानी, दवा का जरूरत पूरा करना, अगर आप थक भी गए तो मसाज करने में सहायक होते हैं। वे सरल, ईमानदार, मददगार और देखभाल करने वाले होते हैं। इनमें से कुछ लोग दूर शहरों में डॉक्टर, इंजीनियर जैसे डिग्री पढ़ने वाले होते हैं। वे इस सीजन में पोर्टर का काम से पैसे इकट्ठा करके अपना कॉलेज, एग्जाम फी जैसे जरूरत पूरा करते हैं। वे स्थानीय क्षेत्र का पूरा जानकारी रखते हैं और कोई भी अप्रत्याशित घटनाओं पर बचाव का कार्य भी करने में सक्षम होते हैं। यात्री लगभग 6 घंटे 10,000 फुट स्टेप्स चल के शाम होने से पहले 8,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिरखा कैंप पहुंचते हैं। यहां पर पहुंच के यात्रियों को यह सूचित किया जाता है कि कैंप पर पहुंचते ही तुरंत बिस्तर पर लेटे नहीं, इससे पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। थोड़ी देर बैठकर आराम करें। Here we have our young star, Shanti. Hello, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. How was the first trek? It's very good. Today is like I started trekking, and I can tell you, nature is like supported me. It's my best friend, so obviously it will take care of me. So today I enjoyed a lot. सिरखा का सुंदर सुबह। कैलाश मानसरोवर यात्रा का हर एक सुबह एक मनोरम, रमणीय, सुहावना एवं कुशगवार होते हैं। आज का सुबह हल्के हल्के बारिश के बूंदों से अत्यंत रमणीय लग रहा है। यात्री के MV इन द्वारा दिया गया सुबह का गर्मा गर्म चाय पीकर कुछ यात्री रेनकोट पहनकर, कुछ यात्री छाता लिए आज का गंतव्य गाला के लिए निकल पड़े हैं। धारचूला में हायर किया हुआ पोनी यहां से उपलब्ध होता है। सिरखा से गाला का दूरी लगभग 15 किलोमीटर का होता है, जो कि 10 घंटे में तय किया जा सकता है।
यह रास्ता आद्यंत प्रकृति के बीच से गुजरती है, जो कि बेहद आह्लादजनक होता है। जब बात प्रकृति का आता है तो शिव का उल्लेख भी होता है, क्योंकि प्रकृति और शिव एक दूसरे का पूरक है। यात्री अपने भौतिक दुनिया से धीरे धीरे दूर होते हुए प्रकृति के समीप आने लगते हैं, बाहरी बंधन और समस्याओं से पृथक होने लगते हैं। इस तरह से वे अंतर्मुखी होने लगते हैं। जब यात्री अंतर्मुखी होते हैं, अपने अंदर बसे हुए अज्ञात शक्ति को महसूस करने लगता है। वह शक्ति प्रकृति से जुड़ते ही प्रफुल्लित हो उठती है। इस आंतरिक आनंद भौतिक आनंद से विभिन्न होता है। एक तरफ से शरीर कठिन परिस्थितियों में यात्रा करके थक जाती है, दूसरी तरफ आंतरिक आनंद नया ऊर्जा भरती है। सुबह का हमारा नाश्ता जंगल चट्टी में होता है। जंगल चट्टी चारों ओर बड़े घने पेड़ों से भरे हुए एक खूबसूरत स्थान है। तिरपाल से ढका हुआ एक डेरा में स्थानीय लोगों से स्थानीय एवं स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। जंगल चट्टी में अल्पाहार ग्रहण करने के बाद यात्री आगे की सफर के लिए रवाना होते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थानीय देवता सिरखा देवी का मंदिर स्थित है। सिरखा देवी के नाम से ही सिरखा गांव का नाम रखा गया है। स्थानीय लोग सिरखा देवी को एक शक्तिशाली माता का रूप से पूजते हैं। हम भी सिरखा माता को प्रणाम करते हैं एवं मंगलमय यात्रा का कामना करते हैं। अब तक ग्रुप के सभी यात्री एक दूसरे से जान पहचान बना लेते हैं। सभी लोग एक शिव परिवार के रूप में उभरते हैं। कई बार तो यह रिश्ता सगे परिवार से भी अधिक होता है। वे शिव से कैलाश यात्रा से जुड़े अपना अनुभव साझा करते हैं। अगर हम गहराई से देखें, हर एक का विभिन्न जीवन शैली, रहने की स्थिति, आर्थिक परिस्थिति, व्यक्तिगत अनुभव, आयु होने के बावजूद एक अदृश्य शक्ति इन सब को जोड़ रही है। यात्रा के दौरान आपको सूचित किया जाता है कि आप जब जंगल में पैदल चल रहे हो, पेड़, पत्ता, पुष्प, वनस्पति को नष्ट न करें। वन्य जीव जंतु को कष्ट न दे। अनजान वनस्पति को छूने से दूर रहे। इनमें से कई शरीर एवं श्वास के लिए हानिकारक हो सकता है। लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद हम गाला कैंप पहुंचते हैं। यात्रियों के आगमन पर KNV येन ताकत पेय लीची जूस से स्वागत करते हैं। कुछ लोग थकावट दूर करने के लिए पेन किलर टैबलेट्स लेते हैं, कुछ लोग मसाज कर लेते हैं, कुछ लोग पाँव के नीचे गद्दी रखकर आराम करते हैं। रात का भोजन के समय बैच के LO द्वारा कल का सफर को लेकर जानकारी व निर्देश दिए जाते हैं। It was excellent. I mean, unimaginable. I mean, beautiful trek. Nikhila, what was her experience today? Yes, it was great trekking, very nice, different experience from मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना लगेज को गुंजी में मिलेगा। कल की जर्नी में वो बोलते हैं कि सबसे टफेस्ट है। 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जिसमें कि पानी गिरता रहता है, झरने गिरते रहते हैं। फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है कि बहुत डेंजरस एरिया भी है। पोर्टर बिल्कुल वो अपने साथ रखिए और फोटोग्राफी में देख लीजिए कि जहां पे ऐसा थोड़ा सा फ्लैट लैंड है वहीं पे कीजिए। Jai
हर महादेव, ओम नमः शिवाय का नारों के साथ प्रातः काल में शुरू होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की 5वीं दिन की पैदल यात्रा एक अविस्मरणीय एवं रोमांचक होता है। एक ठंडी और ठिठुरती सुबह, ऊपर आसमान, नीचे बादल, बीच में यात्री। रास्ते के किनारे में ठंडी बुलबुले के साथ पौधे, फूल और पत्तियां। ऐसी सुंदर वातावरण में यात्री पास में स्थित शिव मंदिर में आज की मंगलमयी यात्रा का कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का यात्रा मार्ग में बरतने वाली सावधानियों को लेके बैच के LO के MVN और ITBP द्वारा यात्रियों को पोर्टर्स एवं पोनी हैंडलर्स को पहले से ही निर्देश दिया जाता है। आज के इस मार्ग के लिए अत्यधिक सहन शक्ति, एंटी स्किड, वाटरप्रूफ वाली ट्रैकिंग शूज बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ अधिक गुणवत्ता वाली रेनकोट या पोंचो और एक ट्रैकिंग पोल भी अनिवार्य है। गाला से शुरू हुई यह यात्रा मार्ग 5555 स्टेप्स नीचे उतरकर पांगलाबुधी सड़क से मिलती है। इसके बाद यह पैदल मार्ग काली नदी से सटी हुई पथरीली रास्ते से गुजरती है। आज का गाला से बुधी तक की यह यात्रा में बढ़ाने वाली हर एक कदम आपको अपने भीतर की ओर ले जाती है, आपको अपने आंतरिक स्वाह से पहचान कराती है। यह रास्ता आपको दो पर्वतों के बीच का गहराइयों में ले जाती है, जहां काली नदी बहने का स्तर है इतना गहरा कि वह से ऊपर देखने पर आसमान भी छोटा दिखने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम दिमागी दुनिया से दिल की दुनिया की गहराइयों तक उतरते हैं। जैसे आसपास का झरनों और नदी प्रवाह का आवाज कंपन उत्पन्न करती है, वैसे ही दिल के गहराइयों में भी आत्मा प्रकंपन उत्पन्न होता है। इस समय भौतिक स्व, आंतरिक स्व का आमना सामना होता है। इस टकराव में जो कल तक स्वार्थ एवं निडर रहाने वाली भौतिक स्व आंतरिक स्व से असुरक्षित अनुभव करने लगती है। आज का हमारा सुबह का नाश्ता लखनपुर में होता है। चारों ओर पर्वतों के चोटियों से घिरे काली नदी से सटके बसा हुआ इस सुंदर जगह पर एक छोटा सा कुटिया में हमारा अल्पाहार का प्रबंध किया गया है। इस जगह पर आमतौर पर स्थानीय प्रवासी, कचर चालक, सामान परिवाहक भोजन एवं विश्राम करते हैं। अल्पाहार के बाद आगे की सफर धीरे धीरे कठिन एवं दुर्गम होते जाता है। साथ ही साथ प्रकृति बेहद सुंदर होता है। ऐसा प्राकृतिक सुंदरता जीवन में शायद ही देखने को मिलता है। मेरी यह तीसरा यात्रा होते हुए हर बार नया अनुभूति, नया आनंद अनुभव किया हो। ऊपर से गिरने वाले झरनों से बचने के लिए छाता या पोंचों की उपयोग करना, बैकपैक को रेन कवर से ढकना, नगद एवं अन्य जरूरी वस्तुओं को प्लास्टिक कवर्स में व्रैप करना, कैमरा, फोन, वॉच, बैटरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को वाटरप्रूफ बैग्स में रखना, जूते को भी वाटरप्रूफ कवर्स पहनाना बेहद जरूरी है। इस रास्ते की सुंदर निसर्ग देखकर ऐसा लगता है जिसकी रचना इतनी सुंदर है वह कितना सुंदर होगा। साथ ही साथ रास्ता बेहद खतरनाक भी है। चट्टान को काटकर बनाया गया रास्ता, रॉक कट पाथ, बेहद खतरनाक होता है। ऐसी जगह पर घोड़े या कछर पर बैठकर सवार करना मना है। फिसलन भरी पथरीला रास्ते पर चलते समय छड़ी के सहारे कदम बेहद सावधानी से रखना होगा। अगर पैर फिसला सीधा नीचे नदी में जा गिरने की संभावना है। नदी की बाजू लगा हुआ रेलिंग की सहारा बिल्कुल भी न ले, वह टूटे एवं कमजोर होते हैं। उसे एक संज्ञा की रूप से खड़ा किया है। अगर प्रकृति की बात करें तो सारा निसर्ग शक्ति की स्वरूप है, जो कि शिव की अभिन्न हिस्सा है। सुंदर प्रकृति ही शिव की स्वरूप है, क्योंकि शिव ही सुंदर है। यह सत्य है। ऐसे में यह भी सत्य है कि हम सब में आत्मा रूपी शिव बसा है। हमारा भीतर शिव स्वरूपी आत्मा भौतिक प्रकृति की मिलन की यह अनुभव भौतिक रूप से परम सुख कहलाता है, आध्यात्मिक रूप से कुंडलिनी जागृत करने वाली आत्मज्ञान कहलाता है। पहाड़ों के इस सुंदरता के पीछे विपदा भी छुपा होता है। ऐसे ही एक विपदा की साक्षी है मालवा। वर्ष 1998 से पहले KMVN की यात्री कैंप इसी जगह पर स्थित था।
18 अगस्त 1998 सुबह 3 बजे बड़े पैमाने पर भूस्खलन ने मालवा के पूरे गांव को मिटा दिया, जिसमें कैलाश मानस सरोवर यात्रा के तिब्बत की यात्रा करने वाले 60 तीर्थयात्री, जिसमें प्रमुख भरतनाट्य नर्तकी प्रतिमा बेदी सहित कुल 221 लोगों की मौत हो गई। 16 अगस्त से 21 अगस्त तक चलने वाली मालवा भूस्खलन भारत के सबसे भयानक भूस्खलनों में एक था। इसके बाद यात्री कैंप को स्थायी रूप से बुधी में स्थानांतरण किया गया। आज का दोपहर का भोजन मालवा में होता है। ऐसी दुर्गम स्थान पर स्वादिष्ट एवं पौष्टिक भोजन प्रदान करना बहुत कठिन कार्य होता है। ऐसी कठिन कार्य को पूरा करने में कुमाऊं मंडल विकास निगम माहिर है। इस विशिष्ट सेवा के लिए KMVN कर्मचारियों को हम आभार प्रकट करते हैं। दोपहर भोजन के बाद यात्री आज का गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। आगे की रास्ता बहुत ही संवेदनशील है। बरसात का मौसम होने के कारण रास्ता भूस्खलन से प्रभावित होता है। ऐसी जगहों पर तैनात ITBP के दल रस्सी, सीढ़ी जैसे आवश्यक उपकरणों के साथ यात्रियों को सुरक्षा पूर्वक पार कराते हैं। संकरी रास्ते में खच्चर पर बैठकर सवारी करना सख्त मना है। सामान ढोने वाले खच्चर से सावधानी बरतना पड़ता है, जैसे कि पहाड़ की ओर सटके खच्चर का समूह पार करने के बाद ही आगे बढ़ना पड़ता है। ITBP का इस सेवा बहुत ही सराहनीय है। ऊंची नीची, पथरीला, संकरी एवं फिसलन भरी इस दुर्गम रास्ते में घंटों तक लगातार चलना हर किसी को थका देती है। किसी का पैरों में मोच, किसी का कमर दर्द, किसी का बदन, किसी का सर में दर्द। ज्यादातर यात्री अब तक किसी न किसी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस कठिन रास्ते में हर एक बैच में यात्रियों के साथ उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर, चिकित्सक भी शामिल होते हैं। वे धारचूला से लिपुलेख पास तक यात्रियों का साथ चलते हैं। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सा, दवाई, फिजियोथेरेपी जैसे सेवा प्रदान करते हैं। मुझे भी हर साल बायां घुटने में पीड़ा होती है, इस कारण तेजी से चलने में कष्ट होता है। मुझे याद है हर बार इसी जगह पर मेरा पोर्टर मरहम लगाना, डॉक्टर दवाई देना और इस रमणीय झरने को निहारते हुए दर्द भूल जाना। इस क्षेत्र में ठंडे पानी के झरनों के साथ कई प्राकृतिक गर्म पानी का झरने भी पाए जाते हैं। इस गर्म पानी में फुहार स्नान तन और मन को तरोताजा कर देती है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों के बोझ ढोकर ले जाने वाली इन खच्चरों का इतिहास पुरातन काल से जुड़ा हुआ है। तिब्बत में स्थित तकलाकोट से लिपुलेख दर्रा मार्ग से धारचूला के बीच का यह रास्ता कजाकिस्तान, बर्मा का बीच, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल और बांग्लादेश को जोड़ते हुए व्यापारिक उद्देश्य से बना सिल्क रूट के अंतर्गत आता है। दीर्घ काल से इस दुर्गम रास्ते में इन्हीं खच्चरों के सहारे सामान के परिवहन करते आ रहे हैं। इन्हीं के परंपरागत शैली के अनुसार यात्रियों को अपना सामान को रास्ते में पानी और बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक थैली लपेट बोरी में बांध कर देना पड़ता है। ऐसे भी कई घटनाओं के विवरण मिलता है कि कई बार सामान के साथ साथ खच्चर भी काली नदी में गिर के बह गए हो। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र होने के कारण इस रास्ते पर यात्रियों को जंगली जानवर, चोर और डाकुओं के खतरा भी रहता है। इसीलिए पुरातन काल से अभी तक सैन्य सुरक्षा के साथ यात्रा कराया जाता है। आज के इस ट्रेक में यात्रियों के साथ साथ पोर्टर्स, म्यूल हैंडलर्स, KMVN के 3 गाइड्स, एक आगे, एक बीच में और एक सबसे पीछे, स्वास्थ्य देखभाल के लिए 2 डॉक्टर्स, भारत नेपाल सीमा सुरक्षा बल, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिसिंग फोर्स शामिल होते हैं। दिल्ली में स्थित विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ITBP के KMVN यात्रा का निरंतर निगरानी करते हैं। 20 किलोमीटर की थकान भरी सफर लगभग 13 घंटों में 33,500 कदमों से तय करके 8,900 फीट ऊंचाई पर स्थित बुधी कैंप पहुंचते हैं। गाला बुद्धि का ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट लंबा ट्रैक था। उसके सामने उसका ब्यूटी बहुत अच्छा है। गाला बुद्धि का जो ट्रैक था उसमें जो नेचुरल ब्यूटी है, ऐसा नेचुरल ब्यूटी
वर्ल्ड में कभी मैंने नहीं देखा। बहुत ज़्यादा टिपिकल है और सुंदरता में भी पूरी यात्रा में सबसे सुंदर दृश्य इसी के अंदर जो सुंदरता देखने को मिलती है। जैसे कि रास्ते में एक बार मिलता है कि विश्व की सबसे छोटा दिखने वाला आकाश, कि बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ है, आकाश दिखता ही नहीं है, थोड़ा सा दिखता है। तो ये हम अब सीमा जी से बात कर रहे हैं। कैसा लगा मैम आज ट्रैक? बहुत स्लीपरी रास्ता था, बहुत टफ था और कई लोग उसमें स्लिप होके आज गिरे भी। आज काफ़ी सारे लोग मतलब गिरे, लेकिन ये भोले बाबा की कृपा थी। आप भी आज गिरी? आज मैं भी एक तरफ पत्थर थे तो मैंने सोचा पत्थर में पैर रखना है और वो पत्थर की जगह वो कीचड़ पूरा पैर उसमें गया और उसके बाद मैंने अपनी 80% यात्रा एक सिंगल पैर के सहारे पूरी की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में एक और सुनहरा सवेरा बुद्धि से गुंजी तक। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। यात्री कल की गाला बुद्धि ट्रेक की थकान पूरी तरह से मिटने से पहले ही एक और कड़ी चढ़ाई के लिए सन्नद्ध होते हैं। बुद्धि से च्यालेख तक की यह ट्रेक सेमी अल्पाइन रेंज से अल्पाइन रेंज तक होता है। पहाड़ों में जैसा ऊंचाई बढ़ता है, वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन। जैसे कि बुद्धि तक दिखने वाले घने जंगल और पेड़ धीरे धीरे कम होकर सिर्फ झाड़ियां, पौधे और घास तक सीमित होता है। जारा रे बन जारा रे। इस ऊंचाई पर ज्यादातर पाइन ट्रीज यानी देवदार या चीड़ का पेड़ दिखाई पड़ते हैं। अपने शारीरिक क्षमता पर भरोसा रखने वाली अधिकांश यात्री कल की कठिन यात्रा में अपना विश्वास खो जाते हैं। जब भौतिक अहम का समर्पण होता है, तब आंतरिक स्व जागरूक होती है। च्यालेख की इस कड़ी चढ़ाई में इस आंतरिक स्व का जादुई असर महसूस होता है। शारीरिक कठिनाई और मानसिक शक्ति का मिश्रण अनुभव है। सकारात्मक नकारात्मक बीच इस संघर्ष में शारीरिक हार से आत्मशक्ति का अंकुर होता है, जो कि ब्रह्मांडीय संबंध रखता है। अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। इस आत्मा और प्रकृति का तालमेल से यात्री में एक नया ऊर्जा उत्पन्न होता है। अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। यह ऊर्जा च्यालेख पहुंचने पर यात्री का चेहरे पे पड़े पहेली सूर्य किरणों से द्विगुणित होता है। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। च्यालेख एक अद्भुत जगह है। 10,500 फीट पर चारों ओर पर्वत शिखरों से घिरा उच्च ऊंचाई वाले घास के मैदान है। यात्रियों का सुबह का नाश्ता यहाँ पर लकड़ी से बने अन्नपूर्णा होटल में होता है। यात्री साधारण स्तर से देवलोक पहुँचने वाली अनुभव करते हैं। इस प्राकृतिक सुंदरता देख मन प्रफुल्लित होता है। वास्तव में अंतरात्मा का नृत्य खुशी का सबसे उच्च स्तर है। अपना साहिब जी। यहाँ पर ITBP का चेक पोस्ट होता है। यह आम नागरिक के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। यात्री अपना पहचान पत्र, पासपोर्ट एवं ग्रुप वीसा का पत्र दिखाकर आगे बढ़ना पड़ता है। यह जगह उत्तराखंड में प्रख्यात पर्यटन स्थल वैली ऑफ फ्लावर्स जैसा है। इस जगह की भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ पर दोनों तरफ से हवा का दबाव बना रहने से
आसमान में बादल, वातावरण में कोहरा और जमीन पर तुषार बना रहता है। इसीलिए यहाँ हर दिन नया नया रंग बिरंगी फूलों वाली मौसमी पौधे, जमीन पर पर्श जैसी हरी घास हमेशा दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ दुर्लभ औषधीय, सुगंधित, जीवन रक्षक पौधे, पत्ते एवं जड़ी बूटी भी शामिल है। सारा हिमालय शिव का निवास स्थान है। देवी देवता, किन्नर किंपुरुष, यक्ष, गंधर्व, भूत गण, मनुष्य एवं पशु आदि हर प्राणी शिव को प्राप्त करने हेतु जीवन बिताते हैं। इस प्रयास में अंतिम प्रयत्न है कैलाश मानसरोवर यात्रा। सामने नेपाल सीमा में स्थित अन्नपूर्णा पर्वत चोटियां इस क्षेत्र का सुंदरता को और भी आकर्षक बनाता है। अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी में से यह अंतिम चोटी है। स्थानीय लोग इसे आपी छोटी नाम से भी बुलाते हैं। हाँ, फूल भरी लाई चावरे बंजारा हूँ। देवभूमि कहलाने वाली उत्तराखंड के इस क्षेत्र में सतयुग से कलयुग तक कैलाश मानसरोवर यात्रा का निशानी मिलते हैं। ऐसे में द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के पश्चात पांडव मुक्ति प्राप्ति हेतु अंत समय इसी क्षेत्र में कुछ समय बिताया हुआ प्रमाण अनेक मिलते हैं। कुछ ही दूर पर कुटी गांव में स्थित पांडवगढ़ के अवशेष अभी भी पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक मानचित्र में इस क्षेत्र में पर्वत छोटी विभिन्न पत्थर गठनों को दर्शाता है। इनमें से एक है सिल्टी सॉयल यानी गाद मृत्तिका से बना मिट्टी है, जो कि भारी बारिश में आसानी से स्खलन हो जाता है। इसी घटना का सजीव स्मृति है यह गर्भयांग। पुराने समय में प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, सीमा पार व्यापार का केंद्र, सांस्कृतिक, वास्तुकला विरासत एवं आतिथ्य सेवा से समृद्ध यह गांव भूस्खलन में बहे जाने के कारण वर्तमान में सिर्फ अवशेष बनकर रहा गया है। यहाँ पर उपलब्ध लोकप्रिय समोसा बहुत ही स्वादिष्ट होता है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर एक छोटा सा तंबू में दोपहर भोजन का प्रबंधन किया जाता है। छोड़ के मत जाओ, एक नीरा बन, जाड़ा रे बन, जाड़ा रे। सीती नाम का इस क्षेत्र संबंधी उल्लेख त्रेता युग में रामायण के सीता अग्नि परीक्षा से मिलता है। रामायण के अनुसार माता सीता अग्नि परीक्षा दी थी। असली माता सीता अग्नि देव की शरण में सुरक्षित होकर मोक्ष प्राप्ति हेतु कैलाश रवाना हुई थी। इसके बाद असली सीता जी की जगह माया की सीता प्रकट हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीता पुल नाम के इस सेतु पार कर सीता माता कैलाश की ओर चले गई थी, इसीलिए इस पुल को सीता पुल नामकरण हुआ है। भोजन के उपरांत यात्रा फिर शुरू होती है। रस्ते में आईटीबीपी कार्य में तैनात कर्मचारी वाहन कुछ थका हुआ यात्री के अनुरोध पर कुछ दूर तक बिठा के लेके जाती है। छोड़ के मत जाओ, एक नीरा बन, जाड़ा रे बन, जाड़ा रे। यह पर दिखने वाली संगम, काला पानी से आने वाली काली नदी आदि कैलाश से आने वाली गोरी नदी का मेल है। दूरे देश रहे मामला। लगभग 12 घंटे चल के यात्री 10,300 फीट ऊंचाई पर स्थित गुंजी पहुंचते हैं। आज का दिन बहुत बढ़िया था। आज मेरा जन्मदिवस भी था और जन्मदिवस कैलाश मानसरोवर यात्रा में सेलिब्रेट हुआ ऐसे लोगों के साथ कि जिनको मैं 10 दिन पहले जानता तक नहीं था, और उन लोगों के साथ ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट होना देवों के देव महादेव की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। और सभी लोगों का इतना स्नेह और प्रेम देखकर और उनके आशीर्वाद पाकर मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब और किस्मत वाला समझता हूँ। ओम नमः शिवाय। हमारे साथ पुनीत अरोरा जी हैं। 2011 से मैं 5वीं बारी कर रहा हूँ। 2013 की यात्रा कैंसिल हो गई थी, तो मेरी 5th यात्रा है इसी रूट से। इतना ज़रूर मांगता हूँ मुझे हर साल यात्रा करा दो। सारे बैच मैं शुरू में भी गया हूँ, मिड में भी गया हूँ और एंड में जा रहा हूँ। तो कभी बारिश मिली है, कभी मुझे बर्फ़ मिली है, कभी कुछ भी नहीं मिला। अब कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्फ़ हो। गुंजी का सुबह। यह एक मंत्रमुग्ध करने वाली पर्वत चोटियों का मनोहर दृश्य यात्रियों के लिए आलसी सुबह है।
क्योंकि यात्रा का आज रेस्ट डे है। रेस्ट डे तो सिर्फ नाम का है, असल में यह एक रेस्टलेस डे है, क्योंकि आज आईटीबीपी में यात्रियों का मेडिकल टेस्ट होना है। गुंजी 10,000 फीट के ऊंचाई पर स्थित एक हाई अल्टीट्यूड प्लेस है। यहाँ पर ऊंचाई संबंधित हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडेमा जैसे जानलेवा बीमारी का लक्षण पता चलता है। गुंजी के आईटीबीपीएफ कैंप में मेडिकल अधिकारी हर एक यात्री का मेडिकल टेस्ट करेंगे। इस परीक्षा में कुछ यात्री पहली बार में पारित होते हैं, कुछ यात्री दोबारा टेस्ट करने पर पारित होते हैं, कुछ यात्री दुर्भाग्य से असफल होते हैं। इतने दिनों तक कड़ी मेहनत से कठिन यात्रा करके यहाँ से वापस लौट जाना बहुत ही दुखदायी होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद यात्री, एलओ और अधिकारी मिलकर कैलाश मानसरोवर यात्रा वन में वृक्षारोपण करते हैं। बैच का हर यात्री अपना यात्रा स्मृति हेतु एक पौधा लगाते हैं और इसका तस्वीर लेके अपना यादें संजोग लेते हैं। आदि कैलाश या ओम पर्वत यात्री इससे पहले लगाया हुआ पौधों के देख अपना यात्रा का यादें ताज़ा कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में रक्षाबंधन त्योहार है। ऐसी दुर्गम क्षेत्र में देश का रक्षा करने वाले इन सैनिक को हमारे बैच के सभी महिला यात्री राखी बांधकर भाई बहन का रिश्ता प्रमाण करते हैं। घर से दूर इस निर्जन प्रांत में कर्तव्य निभाने वाले इन जवान अपना बहनों को याद करके भावुक होते हैं। इन बहनों का प्यार से संतुष्ट होकर राखी का उपहार भी भेंट करते हैं। आज हमारा बैच के सदस्य रमेश आचांदा जी का जन्म दिवस है। ग्रुप के सदस्य एक मिठाई का केक बनाकर रमेश जी का बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। सूरज ढलने पर आईटीबीपीएफ कैंप में स्थित माता का मंदिर में विशेष पूजा होती है। यहाँ पर तैनात आईटीबीपीएफ कर्मचारी पूजा अर्चना के साथ कैलाश यात्रा संबंधी एक विशेष भजन गाते हैं। वह इस तरह है: भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी गाड़ी से, कभी घोड़े से, कभी पैदल चलना पड़ता है। भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी गर्मी में, कभी सर्दी में, कभी बारिश में चलना पड़ता है। भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी हलवा पूरी खीर मिले, कभी भूखा सोना पड़ता है। भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कभी बुद्धि से, कभी गुंजी से, कभी लिपू से जाना पड़ता है। भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। जय भोले। इस भजन में अपना यात्रा संबंधी अनुभवों को याद करके आगे की मंगलमय यात्रा का कामना करते हुए माता से आशीर्वाद लेते हैं। अब हैं दीपिका सुनील भाई पटेल के साथ। आपको गुंजी का ट्रैक कैसे लगा? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रास्ता था। लास्ट में जो कैंप पे आने की जो चढ़ान है वो सबसे टफ लगी आज तक की।
ऐसे नहीं लगा कि ब्रिज डायरेक्ट कैंप को होनी चाहिए थी? वो तो होनी चाहिए थी लेकिन ऊपर तक चढ़ते चढ़ते थक गई पूरी। We started around 5:30 in the morning. Oh, nature at its best. You see God everywhere, full of greenery. Common people took care of very well. In fact, sometimes you feel your privilege, difficulty that these guys face on the hills. You will never ever face those things in plane. At that difficulty, they provided us food. At this time, breakfast, lunch, dinner on time. Tea, fantastic till now. We now have Mayur Palla. How was the trek? The trek, I don't have words to explain what I've gone through today. He knows. He knows. Well, everybody knows. Everybody has gone through that. प्रातः काल में माता का आशीर्वाद प्राप्त करके आज का यात्रा पुनः प्रारंभ होता है। आज का कैलाश मानसरोवर यात्रा बहुत ही विशेष है। कल गुंजी में मेडिकल टेस्ट्स में फिट घोषित होने के बाद यात्री नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई से उच्च ऊंचाई की ओर चलने वाली यह सफर आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से कुंडलिनी का उन्नति का प्रतीक माना जा सकता है। कल तक यात्रा मार्ग में दिखने वाले छोटे छोटे गांव यहाँ से आगे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह क्षेत्र वर्ष में अधिकांश समय बर्फ से ढका हुआ होता है। बुधी, गुंजी, रोंगकोंग, कुटी जैसे ग्रामवासी शीतकाल एवं बरसात का मौसम में निचले क्षेत्र में निवास करते हैं। गर्मी का मौसम में सिर्फ 3 महीनों के लिए खेती व कृषि कर्म एवं यात्रा संबंधी उद्योग के लिए ऊंचाई पर निवास करते हैं। गुंजी से काला पानी तक की मार्ग लगभग समतल होता है। यह क्षेत्र चीड़ व पाइन पेड़ों से भरा हुआ होता है। यह पेड़ों का ऊंचाई काला पानी तक धीरे धीरे घट जाता है। समतल एवं आसान रास्ता होने के कारण यात्री नाच गाते हुए उल्लास एवं उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। दोनों बाजू पथरीला पर्वत चोटियों के बीच सहज प्रवाह से बहती हुई काली नदी वाली इस घाटी को व्यास वैली या व्यास घाटी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र का निशान सती युग से मिलता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार महर्षि व्यास वेदों का रचना करने से पूर्व यहाँ पर ध्यान किया था, इसीलिए इस घाटी को व्यास घाटी का नामांकित किया गया है। इस क्षेत्र में न कि सिर्फ युगों का बल्कि प्राचीन सभ्यता का भी प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि इन ऊंची चोटियों में से एक शेषनाग छोटी सर्प का सिर के आकृति में दिखने वाली यह पर्वत का प्रमाण मानव सभ्यता से पूर्व नाग सभ्यता से मिलता है। रस्ते में ITBP के कर्मचारी ट्रक रोककर यात्री के अनुरोध पर आगे तक बिठा के ले जाते हैं। यात्री पोर्टर मिल बैठकर मौज मस्ती से प्रवास करते हैं। सुबह का समय शीतल वातावरण में खुली ट्रक में ऊंच नीच रास्ते में उछलने वाली ट्रक को झकड़कर पकड़ना बहुत कठिन एवं अहितकार होता है। कुछ देर के सफर के बाद यात्री काला पानी पहुंचते हैं। काला पानी एक संगम स्थान है जहां पर नाभिढांग से आने वाली नदी से काली नदी मिलती है। एक छोटी पर व्यास गुफा जहां पर वेद व्यास जी ध्यान करते थे, दूसरा छोटी पर शेषनाग जी दिखने वाली इस मंदिर का प्रांगण बहुत ही मनोहरी होता है। इस पुल को पार करके हम काली मंदिर पहुंचते हैं। यह क्षेत्र सिर्फ युगों एवं सभ्यता से ही नहीं किंतु नदियों का उद्गम से भी जुड़ा है।
जहां पर काली नदी उद्गम होता है। चारों ओर चीड़ के पेड़ वाली चोटियों के बीच बना यह सुंदर मंदिर माता काली को समर्पित है। पुरातन ग्रंथों के अनुसार मंदिर में स्थित माता मूर्ति के पास काली नदी उद्गम होती है। इस मंदिर में मां काली के साथ भगवान शिव का मूर्ति भी विराजमान है। परम पुरुष भवारा। इस मंदिर में पूजा अर्चना एवं रखरखाव ITBP कालापानी कैंप के पुजारी एवं कर्मचारी द्वारा किया जाता है। सर्वमुन कुकर्तनीव